Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to start a very important new topic. It is included in O levels, A levels, IGCSE and ACC and CA syllabus. This is the non-profit organization. And in this lecture, I will explain the basic definitions and basic concept of non-profit organization. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. We have studied the definition of organization. Organization is a group of people having common objectives or same objectives and confined in a boundary wall. They have a physical boundary, they have an office, they have a building in which they ऑर्गेनाइज डिफरेंट एक्टिविटीज के. एक बिल्डिंग होती है, एक बाउंड्री वॉल होती है, उसके अंदर ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए ये कंबाइन होते हैं. तो ऐसे सेटअप को हम एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. आई हैव टोल्ड यू द 3 कंडीशंस फॉर द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टू चेक इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. नंबर 1, ग्रुप ऑफ पीपल, कि लोगों का एक ग्रुप हो. Number 2, having same objectives, common objectives. They have common objectives, कि उनके कुछ common objectives हो. And they have a physical boundary wall, यानी कि उनकी एक कोई physical boundary wall हो जो उन्हें बाकी सोसाइटी से, रेस्ट ऑफ सोसाइटी से अलग कर दे, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या इन सिंपल वर्ड हम सोसाइटी में बिजनेस कहते हैं, तो आप उसको चेक कीजिए. ग्रुप ऑफ पीपल भी होंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, ठीक है, और उनकी फिजिकल बाउंड्री भी होगी जो उनके ऑफिसेस को, उनकी लोकेशन को बाकी सोसाइटी से अलग करती है. हर बिजनेस का एक ऑफिस होता है. हर स्टोर, आप एक जनरल स्टोर देख लें, एक जो रिटेल स्टोर होता है, आप उसको चेक कर लें. 1, 2, 3 persons इन्वॉल्व इन दैट रिटेल स्टोर एक्टिविटीज. मेन पर्पस उनका वो सेलिंग ऑफ गुड्स है और अर्न प्रॉफिट्स है, ठीक है. और दैट रिटेल स्टोर हैव अ फिजिकल बाउंड्री, उसकी बाउंड्री वॉल होती है जो उसको बाकी सोसाइटी से, इर्द गिर्द की बिल्डिंग से अलग कर देता है, और हमें पता होता है कि दिस इज द रिटेल स्टोर. तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन हैव 2 ब्रॉडर टाइप्स. नंबर 1, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. Their main aim is to earn profit. इन्हें हम businesses भी कहते हैं, ठीक है. All profit making organizations are also called businesses or enterprises, and their main aim is to earn profit. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी, तो उसका मेन एम क्या है? इज टू अर्न प्रॉफिट. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सेकंड टाइप है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? चैरिटीज, क्लब्स, एनजीओज. व्हाट इज एनजीओ? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, the organizations which are not operated by the government, but the main aim of these organizations is to provide services to the society. These are called NGOs. So these are non-profit organizations, and their main aim is to provide services to the society, to the people, to the public, without intention of profit. इसमें आप जितने अपने क्लब्स देख लें, अपनी इर्द गिर्द सराउंडिंग में चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशंस देखें, जैसे आपकी हॉस्पिटल्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, तो उनका मेन एम इज टू प्रोवाइड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी, नॉट टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, ठीक है. अब ये क्वेश्चन आता है कि ईदर दे विल नेवर अर्न प्रॉफिट और दे विल अर्न प्रॉफिट्स. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, चल रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, सेटअप कर दिया उसको, वो स्टार्ट होगी और रन करना ऑपरेशनल हो गई. तो मुझे ये बताइए कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेशनल हो चुकी है, क्या आप उसे कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट, ग्रांट्स दे के, फंड्स दे के, इन्वेस्टमेंट्स कर करके उसको रन करेंगे? नो, ये पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त वो इन्वेस्टमेंट्स ही रिक्वायर करे कि फॉर पेमेंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दे नीड फंड्स.
तो वो फंड्स ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने तौर से भी जनरेट करती हैं, दैट्स व्हाई दे अर्न प्रॉफिट्स, इनको प्रॉफिट्स होते हैं। इसीलिए दूसरा क्या कहते हैं, हम इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं। देखिए, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपको आइडिया हो गया, क्योंकि मैं अब डायरेक्टली मूव कर रहा हूं उस तरफ कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि उनका मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए दे प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑन द अदर हैंड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर रनिंग इन द सोसाइटी एंड देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी, बट दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड they should operate and continue to operate in the society, कि उन्हें ऑपरेट करना है, कंटिन्यूसली ऑपरेट करना है सोसाइटी में। तो उसके लिए हर वक्त उनको इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं रन किया जा सकता, तो दे शुड अर्न सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उसके ऑपरेशंस को इंश्योर किया जा सके और वो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली चले। देखिए, अगर वो प्रॉफिट्स अर्न नहीं करेगी तो क्या होगा, लॉसेज होंगे तो ऑब्वियसली उनको कंपनसेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर्स को बियर करने के लिए तो लोगों को इनपुट करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो कंटिन्यूस इनपुट देना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो जिससे वो अपने आप को सर्वाइव कर सकेगी। तो ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो एवरी एक्सपेंडिचर के लिए डिपेंडेंट हो जाए इन्वेस्टमेंट्स पे। तो इसीलिए चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो दे हैव टू जनरेट इन्वेस्टमेंट्स बाय देयर ओन ऑपरेशंस थ्रू द प्रॉफिट्स, यानी वो प्रॉफिट्स के थ्रू री इन्वेस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट जनरेट करती हैं जो उनको आगे लेके चलेंगी। तो अभी हम फिलहाल इसको यहीं रोकते हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन हम इनकी बाद में देखते हैं। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो आपकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। हमने जितनी अकाउंटिंग पढ़ी है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल अकाउंटिंग related to profit making organizations, like we have discussed partnership, we have discussed limited companies, we have discussed sole trader businesses. These are all businesses which have the main aim is to earn profit, यानी उनका जो मेन एम था प्रॉफिट अर्न करना था। और उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि जब तक हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे, हमें उनके ऑपरेशंस की सक्सेस इंश्योर नहीं होगी, हम उनके प्रॉफिट्स या लॉसेस कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन नहीं कर सकते। वी कैंट एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस विदाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वी नीड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उनमें से 3 की फैक्टर्स हैं या 3 की एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस में हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 इज द ट्रायल बैलेंस, सेकंड we have to prepare the income statement by using the trial balance, and then we prepare the statement of financial position from the information available in the form of trial balance or in the form of list of balances. And you know कि ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे पहले हमने लेजर एंट्रीज की थी, जर्नल एंट्रीज की थी, डबल एंट्रीज जिनको कहते हैं, वो रिकॉर्ड की थी। देन वी प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स, एंड लेजर अकाउंट से फिर देन वी ड्रॉ द ट्रायल बैलेंस, एंड देन ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हमने इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी। और जितने भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें नॉर्मली ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होता है आपको, ट्रायल बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी गिवन होता है। तो हम वहीं से फर्दर प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर going to discuss the financial statements or financial accounts of the non-profit organization, तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आता है, this is the charity, they are working to provide services, why they need to prepare the financial statements? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन को you want to control and organize the activities of this non-profit organization. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एंटिटी को, किसी फंक्शन को, किसी ऑपरेशंस को अगर आप मैनेज नहीं करेंगे,
तो वो लॉन्ग रन चल भी नहीं सकता. We can't operate any entity, any organization without proper management, without check and balance for the long run. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेस को हम लॉन्ग रन के लिए ऑपरेशनल नहीं रख सकते अगर हम उसमें चेक एंड बैलेंस की इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करते, अगर हम उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड नहीं करते, अगर हम उसकी एक्टिविटीज के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते, तो ऑब्वियसली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स आर इन्वॉल्व्ड, इनपुट्स आते हैं, कैश इन्वॉल्व होता है, उसकी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कुछ इनकम्स होती हैं. तो देन वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, क्योंकि हमें उसे ऑपरेशनल रखना है, उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन करनी है, उसको भी लॉन्ग रन के लिए लेके चलना है. अगर हम उसके कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे, देखें विदाउट मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप किसी भी बिजनेस को, किसी भी एंटिटी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, इवन आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो भी लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल नहीं होगी. लॉन्ग रन के में आपको क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे अगर आप अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके अपनी हर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मॉनिटर करके नहीं चलते. तो फॉर मॉनिटरिंग द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज वी नीड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो इसीलिए हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. तो इन द क्वेश्चन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली receipts and payments accounts will be given instead of trial balance. Trial balance भी हो सकता है, हम ट्रायल बैलेंस से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की. बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक क्वेश्चन में नॉर्मली रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स आर गिवन एंड देन we prepare the income and expenditure accounts instead of income statement. यानी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में वी प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, बट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वी विल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और इसमें जो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉर्मली ये होता है कि हम लिस्ट बना देते हैं. फर्स्ट वी रिकॉर्ड द इनकम्स फर्स्ट एंड देन रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर्स. यानी जिस तरह इनकम स्टेटमेंट में प्रॉपर फॉर्मेट्स है ना कि डिफरेंट पोजीशंस है, एक्सपेंसेस, इनकम्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, रेवेन्यूज. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वाइट सिंपल होता है. उसमें सबसे पहले हम इनकम्स लिख देते हैं सारी की सारी और देन वी विल रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वी विल डिस्कस लेटर इन डिटेल द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन माय नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो वहां हम डिटेल में इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे. हियर आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड receipts and payments account will be given instead of trial balance. receipts and payment account क्वाइट सिंपल है कि ये receipts होंगी और इसमें payments अवेलेबल होंगी आपको. I will discuss the receipts and payment account in detail later in this lecture. Then we have to prepare the statement of financial position. तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे. तो मैं इसको अगर समराइज करूं तो टू टाइप्स की हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट. तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते आ रहे हैं, लाइक सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, limited companies. These are all profit making organizations and we have prepared the income statement of financial positions. और फर्दर भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, बट हियर हमें उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. तो वहां पे आपको क्वेश्चन में या तो ट्रायल बैलेंस दिया होता था या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दी होती थी इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस, और उसी से आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे. बट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वी शुड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि इवन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बट ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऑर्गेनाइज करना है, इसकी एक्टिविटीज को, इसको मॉनिटर करना है, इसको चेक एंड बैलेंस एनवायरमेंट इंट्रोड्यूस करनी है ताकि इसको हम लॉन्ग रन ऑपरेशनल रख सकें. इफ वी डिड नॉट इंट्रोड्यूस द मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड चेक एंड बैलेंस एनवायरमेंट, देन वी कैंट रन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ये बहुत जल्दी वाइंड अप हो जाएगी. तो इसलिए हमें फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, बट इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है.
उसमें यह है कि आपके पास इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट instead of income statement and then prepare the statement of financial position, and statement of financial position quite similar to the profit making organizations. क्यों नहीं जैसी है statement of financial position. Now I am going to discuss in detail the features of non-profit organizations or characteristics of non-profit organization. Provide services to its members or a specific group or to the general public. तीन इसके मैंने बातें की हैं. प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, मेंबर्स को अपने सर्विसेज देती है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है, या जनरल पब्लिक को सर्विसेज देती है. तो आप देखिए क्लब्स जो होते हैं दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स. मेंबर्स मींस कि जिन्होंने जो मेंबरशिप बाय करते हैं देन दे पे द स्पेसिफिक अमाउंट टू बाय द मेंबरशिप ऑफ दोज क्लब्स एंड देन दोज क्लब्स विल प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर. लाइक जैसे आपके है जिमखाना क्लब है, सुखचैन क्लब है, उसके अलावा आपका डिफेंस क्लब. तो ये जितने भी क्लब्स हैं फर्स्ट आप पे करते हैं, पे करके उनकी मेंबरशिप बाय करते हैं, देन दे विल प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स. यानी जो उनके मेंबर्स हैं उनको वो दे प्रोवाइड द सर्विसेज टू देयर मेंबर्स और अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. इसके अलावा कुछ एनजीओज होती हैं जो एनजीओ कह लें या एनपीओ कह लें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द स्पेसिफिक ग्रुप. अब स्पेसिफिक ग्रुप मींस कि दे टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. लाइक इसमें आप ले लें कि कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं हु डायरेक्टली वर्क फॉर द डिसेबल्ड पर्सन्स. तो वो सिर्फ डिसेबल्ड पीपल के लिए काम करती हैं, उनको फैसिलिटेट करती हैं, उनके लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं और उनकी बेटर लाइफ के लिए वर्क करती हैं. ठीक है. तो ये स्पेसिफिक ग्रुप्स पे आ गया. उसके अलावा कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ एनजीओज बनी हुई हैं जिनको नॉर्मल लाइफ में हम एनजीओ कहते हैं. दे वर्क फॉर द विमेन, मतलब जो विमेन्स हैं उनके राइट्स के लिए, उनकी बेनिफिट्स के लिए, उनकी बेटर लाइफ के लिए वो काम कर रही हैं. उनके दूसरा क्या कहते हैं, उनको फैसिलिटेट करती हैं. उनके राइट्स, अगर किसको प्रॉब्लम होता है तो उनको उनके राइट्स लेके देती हैं, उनके लिए फाइट करती हैं, उनके राइट्स के लिए फाइट करती हैं. तो ये स्पेसिफिक ग्रुप वाली होगी. एंड फ्यू एनजीओज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फॉर द जनरल पब्लिक. वो ऑलमोस्ट सारी पब्लिक के लिए काम कर रही हैं. दे एनीवन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हॉस्पिटल्स, schools, government schools, hospitals, charitable schools, like आपके डिफेंस में है टेक टीच अ चाइल्ड स्कूल, जिसमें पुअर पीपल के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है. ठीक है. तो वहाँ पे कोई भी जाके एडमिशन करवा सकता है. वो ठीक है, बच्चे किसी के भी बच्चे को, बट ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप में चला जाएगा कि दे ओनली टीच द पुअर चिल्ड्रंस. बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दे डू नॉट कंसिडर एनी काइंड ऑफ ग्रुप. कोई भी जाए वहाँ से अपने बच्चों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन ले ले या मिनिमम फीस पे एजुकेशन ले ले. इसी तरह कुछ एनजीओज हैं, कुछ चैरिटीज़ हैं, वो भी इसी तरह काम करती हैं. दे वर्क फॉर द टू एजुकेट द नेशन एंड दे डू नॉट फोकस ऑन अस फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप. ठीक है. तो वो जनरल पब्लिक के लिए आ जाते हैं. हॉस्पिटल्स आ गए. हॉस्पिटल्स भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और ये भी जनरल पब्लिक के लिए काम कर रही होती है कि कोई भी पेशेंट है वो उसको ट्रीट करेंगे. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है बिफोर मूविंग टू फर्दर एक्सप्लेनेशन कि जी ये तो प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट इनका जो मेजर रोल होता है प्रॉफिट का, आई हैव टोल्ड यू
कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगी तो ये लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइव नहीं कर सकती। ये प्रॉफिट अर्न करती हैं और वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती हैं ताकि लोगों की बेनिफिट के लिए और काम किया जा सके। नेक्स्ट, मेंबर्स आर सब्सक्राइबर्स होते हैं, दे पे सब्सक्रिप्शन टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द मेंबरशिप। मींस कि ये पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को सब्सक्रिप्शन कहते हैं, वो सब्सक्रिप्शन पे करके दे गेट द मेंबरशिप। एंड देन मैनेजिंग कमेटी, देयर इज अ मैनेजिंग कमेटी हु मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि इनका मेन पर्पस सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। सेकंड, इफ यू मेंबर्स बिकम बाय taking subscription or by paying subscription and become subscriber of that non-profit organization, तो ये उसके मेंबर आप बन जाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस या जो मेंबर्स की बेनिफिट के लिए काम कर रही हैं तो उसके लिए आपको पहले मेंबरशिप बाय करना कंपलसरी होगा, अदरवाइज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। और इसको जो ऑपरेट करते हैं वो मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, देयर इज अ मैनेजिंग कमेटी, दे फॉर्म द मैनेजिंग कमेटी। जो मेंबर्स होते हैं वो सब लोग मिलके एक मैनेजिंग कमेटी बना देते हैं, वो बेसिकली सारी की सारी एक्टिविटीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की वो मॉनिटर कर रही होती है। इसमें नो वन इज द ओनर, कोई ओनर नहीं होता। मेंबर्स होते हैं वो पुट इन कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फंड्स दे देते हैं, या उसको सेटअप कर देते हैं, बट दे आर नॉट द ओनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ओनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैनेजिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है उसको मैनेज करने के लिए और वही सारी एक्टिविटीज को देखती है। प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम ड्यूरिंग दिस लेक्चर कि दे अर्न प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स विल बी री इन्वेस्टेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन टू expand it or to run sponsor the activities of this organization। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए यू हैव टू री इन्वेस्ट द प्रॉफिट। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल। Sources of incomes, there are a lot of sources of income for non-profit organization because there is no owner, only subscription is paid to get the membership rights, ठीक है। बट वो मेंबर्स जो होंगे वो ओनर्स नहीं होंगे, तो प्रॉफिट्स भी इनको बहुत माइनर प्रॉफिट्स होते हैं, वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। बट इनको इनकम्स और कहाँ से आती हैं, मतलब इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है? इनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम्स हैं वो सब्सक्रिप्शन है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा मेंबरशिप फ़ी होती है कि यू बिकम द मेंबर एंड यू हैव टू पे अ स्पेसिफिक मेंबरशिप फ़ी, ठीक है, जिसको लाइफ मेंबरशिप फ़ी भी कह देते हैं। देन डोनेशंस होती हैं, डिफरेंट पीपल डोनेट अमाउंट्स टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड लेगेसीज भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेगेसी अभी ये मतलब ट्रांसफर्स होती हैं, जो डेथ विल के थ्रू ट्रांसफर्स होती हैं, उन्हें लेगेसी कहते हैं। देन ग्रांट्स हैं, जो गवर्नमेंट से इनको फंड्स मिलते हैं। एंड लाइफ मेंबरशिप फ़ी को हम एंट्रेंस फ़ी भी कंसीडर कर सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप मैंने अलग से लिख दिया, लाइफ मेंबरशिप एंड फंड्स, ठीक है। डिफरेंट फंड्स जनरेट किए जाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगर आपने कोई फंड जनरेट किया हुआ तो वहाँ फंड से भी आपको ये इनकम्स आ जाती हैं। Different examples of non-profit organizations, I have discussed the examples of non-profit organizations: clubs, schools, hospitals, NGO, non-governmental organizations, libraries, orphan homes. These are examples of non-profit organizations. Now I am going to discuss the receipts and payment account first, then I will discuss the different types of incomes in detail. Receipts and payments account. What is receipts and payments account? It is an account in replacement of cash book. आपको अगर याद हो तो कैश बुक में हम हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वन बाय वन,
ठीक है, जितना कैश आया, जितना कैश आउटफ्लो हुआ, जितना कैश इनफ्लो हुआ, वो सब रिकॉर्ड होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी सिमिलर लाइक कैश बुक है, बट इसमें ये होगा कि रिसीट्स यानी जो इनफ्लोज हैं वो भी रिकॉर्ड होंगे, आउटफ्लोज भी रिकॉर्ड होंगे, बट ईयर एंड पे एक्यूमुलेट करके हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी सिंगल ट्रांजैक्शन की फॉर्म में रिकॉर्ड होंगे। सिंगल ट्रांजैक्शन मतलब पूरे साल में आपको जितनी सब्सक्रिप्शंस मिली उसको आप एक एंट्री रिकॉर्ड करोगे सब्सक्रिप्शन के नाम से, इसमें रिकॉर्डेड होगी। जितनी आपने पेमेंट्स की, फॉर एग्जांपल कुछ आपने परचेज किया, उसके लिए जितनी आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स की, ठीक है, तो उसकी एक सिंगल एंट्री पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड होगी। आपने जितने पूरे ईयर में वेजेस पे की, उनकी भी एक सिंगल एंट्री पेमेंट साइट पे रिकॉर्डेड होगी। मतलब कहने का यह है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कैश बुक में फर्क सिर्फ इतना है कि कैश बुक में अगर 10 टाइम्स आपने वेजेस पे की हैं तो 10 एंट्रीज पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड होंगी वेजेस की। इसी तरह अगर आप सब्सक्रिप्शन हर डे रिसीव कर रहे हैं या एवरी मंथ आप रिसीव कर रहे हैं, तो वो जितने मंथ्स 12 मंथ्स होते हैं ईयर में, तो 12 ट्रांजैक्शंस अवेलेबल होंगी कैश बुक में सब्सक्रिप्शन की। बट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वाइट डिफरेंट है। इसमें सब्सक्रिप्शन पूरे साल की ट्रांजैक्शंस की एक समरी दे दी जाती है, सारी रिसीट्स लिख दी जाती हैं डेबिट साइड पे और सारी पेमेंट्स लिख दी जाती हैं क्रेडिट साइड पे, अगर टी अकाउंट फॉर्म में। अदरवाइज फर्स्ट दे विल गिव द हेडिंग ऑफ रिसीट्स एंड देन दे विल गिव द हेडिंग ऑफ पेमेंट्स। तो सारी रिसीट्स रिसीट सेक्शन में आ जाएंगी और सारी पेमेंट्स पेमेंट सेक्शन में आ जाएंगी। बट फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन उसकी जो टोटल होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। मतलब दिस इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। ये समरी है बेसिकली, डिटेल ट्रांजैक्शंस नहीं है, समरी है उसकी। जैसे मैंने आपको बताया कि सारी की सारी सब्सक्रिप्शन जो पूरे साल में रिसीव हुई वो एक ही ट्रांजैक्शन के नाम से रिसीट साइट पे आ जाएगी। तो ये आई हैव एक्सप्लेन कि रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर, वो इसमें रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। देन इंक्लूड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक, मतलब कैश एंड बैंक कंबाइन अकाउंट है तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज होंगे इसमें अवेलेबल। और बाकी आई हैव एक्सप्लेन के समरी कैसे है वो मैंने उसका सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। आई होप कि आपको वो समझ आ गई होगी कि उसमें क्या कुछ है रिसीट्स में। तो डेबिट, फिर मैं एक दफ़ा बिफोर मूविंग टू द सोर्सेज ऑफ इनकम मैं आपको एक बता दूं कि रिसीट साइड पे सारी रिसीट्स लिखी होंगी, पेमेंट साइड पे सारी पेमेंट्स होंगी, बट हर टाइप की ट्रांजैक्शन का एक ट्रांजैक्शन होगी। मतलब सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव की तो चाहे आपने पूरा साल आपने 30 टाइम्स रिसीव किया है, कैश बुक होती तो 30 ट्रांजैक्शंस होती, बट यहाँ पे एक ही सब्सक्रिप्शन की ट्रांजैक्शन होगी। इसी तरह आपको डोनेशन 3 टाइम्स ईयर में मिली है तो कैश बुक होती तो उसमें 3 टाइम्स लिखी होती ट्रांजैक्शन रिसीट साइड पे, बट यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन लिखी होगी डोनेशन के नाम से रिसीट साइड पे। तो मतलब कहने का बार बार मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कि रिसीट साइड पे सिंगल ट्रांजैक्शंस होंगी डिफरेंट आइटम्स की जो रिसीट हुए हैं और उनकी हर किसी की एक ट्रांजैक्शन होगी। इसी तरह पेमेंट साइड पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं हर एक्सपेंस की एक ट्रांजैक्शन होगी। इवन एक्सपेंसेस तो ड्यूरिंग द ईयर आप कंटिन्यूसली पे करते रहते हैं, बार बार पे होते रहते हैं, बट उसकी एक कंबाइंड ट्रांजैक्शन होगी ईयर एंड के ऊपर, तो वो पेमेंट साइड पे होगी, तो वो आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। सोर्सेज ऑफ इनकम्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सोर्सेज ऑफ इनकम के इनकम्स कहां से इनको मिलेंगी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन पेमेंट, जो भी एनुअली पेमेंट करते हैं मेंबर्स टू गेट द मेंबरशिप राइट फॉर अ ईयर, तो एक ईयर के लिए वो आपको सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन इसको कहते हैं। तो वो मेंबरशिप आपको एवरी ईयर पे करेंगे और वो आपकी इनकम है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया तो ये रिसीव आपको कहां से पता चलेगी, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखी होगी तो वो सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है और दिस विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एन इनकम।
तो यहां पे मैं साथ साथ आपको सोर्सेज ऑफ इनकम भी बताऊंगा और देन उनकी रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि कहां रिकॉर्ड होंगी वो। तो दिस इज एन इनकम एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन इनकम सेक्शन। सेकंड, लेगेसी। ये डेथ फिल से जो ट्रांसफर्स होती हैं अमाउंट्स, मतलब एक बंदा है, उसने डेथ विल लिखवाई हुई थी कि मेरे मरने के बाद हो सकता है उसके फैमिली ना हो और कोई भी ना हो, मतलब इन है उसके स्पाउस वगैरह ना हो, तो वो डेथ विल में लिखते। या वैसे लोग कहते हैं कि जब तक मेरी लाइफ है मैं इंजॉय करूं अपनी इस सारी अर्निंग्स को, अपनी वेल्थ को, देन मेरे मरने के बाद मैं कुछ लोगों की बेनिफिट के लिए भी काम कर जाऊं, तो वो उसमें एक प्रोपोर्शन ऑफ इनकम या पूरी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी विल में लिख देते हैं कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी आप इस एनजीओ को या इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड लेगेसी। तो ये जो लेगेसी होती है इसे कैपिटलाइज किया जाता है, इसे इनकम नहीं रिकॉर्ड किया, बिकॉज इसके थ्रू काफी ह्यूज अमाउंट रिसीव होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, यानी मिलियंस में बिलियंस में भी रिसीव होती है। तो ये अमाउंट जो है वो कैपिटलाइज कर दी जाती है, मतलब ये एसओएफपी में चली जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम नहीं रिकॉर्ड होगी। तो ये रिसीट तो है, दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिली भी एनपीओ को, बट ये इनकम कंसीडर नहीं होगी, बल्कि ये पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड जो एक्यूमुलेट करते हैं इसको सेटअप करने के लिए, इसको रन करने के लिए, तो ये उसका पोर्शन बन जाएगी जो लेगेसी है। नेक्स्ट, एसओएफपी में रिकॉर्ड होगी, इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि एसओएफपी में जाएंगी चीजें। फंड्स बेसिकली सेविंग्स टू सेटअप और टू स्टार्ट वेलफेयर एक्टिविटीज। आप एक फंड बना लेते हैं, आप कहते हैं कि जनाब मैंने ना डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इतने पैसे अपने जो अपनी इनकम में से है वो चैरिटी के लिए रखने हैं, और उस चैरिटी का एक पर्पस बना देते हैं कि जी ये जो है फंड जो है इस पर्पस के लिए मैंने यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने जी एक स्कूल जो है ना बच्चों के लिए, या एक हॉस्पिटल, या एक जो है क्लिनिक बनाना है फ्री बच्चों, दूसरा क्या कहते हैं, लोगों की ट्रीटमेंट के लिए। तो वो आप फंड जो एक्यूमुलेट करते हैं उसे फंड कह देते हैं, मतलब आप जो वो सेविंग कर रहे हैं एक स्पेसिफिक वेलफेयर एक्टिविटी के लिए। तो ये सेविंग जो है ये भी आपकी इनकम होती है, बट दिस विल आल्सो कैपिटलाइज, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म काज के लिए आप कर रहे हैं, यानी एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप लेके जा रहे हैं इसको, तो इसे भी हम इनकम नहीं रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बल्कि इसे भी कैपिटलाइज कर देंगे, और दीज फंड्स विल बी recorded in SOFP. Grants, गवर्नमेंट फाइनेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट। एनजीओज को जैसे डिफरेंट एनजीओज काम कर रही हैं उसको गवर्नमेंट भी तो फंडिंग देती रहती है ना, गवर्नमेंट दे दे या कोई दूसरी एनजीओ उसको फंडिंग दे दे, तो दिस इज कॉल्ड ग्रांट, कि उसकी सपोर्ट के लिए। लाइक एक एनजीओ है वो दूसरी एनजीओ को 50,000 पे कर देती है कि जी ये मेरी तरफ से आप जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ये मेरी तरफ से भी आप कंट्रीब्यूट कर लें, या गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर देती है। लाइक कुछ एनजीओज हैं जो विमेंस की वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, या जो बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं, तो उनमें गवर्नमेंट भी इनपुट डाल देती है, तो वो ग्रांट्स होंगी, और दीज ग्रांट्स विल बी कंसिडर एज इनकम, और वो डायरेक्टली आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक पर्पस्ड हुई तो फिर हम उनका कैपिटलाइज कर देते हैं स्पेसिफिक पर्पस के फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक बिल्डिंग अगर आपको दे दी गई है, जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे डोनेशन में, तो फिर वो कैपिटलाइज हो जाएंगी। अगर जनरल ग्रांट्स हैं, वैसे गवर्नमेंट आपको दे रही है, दूसरी एनजीओज आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो वो आपकी इनकम है और डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे आ जाएगी। और ये सारी रिसीट्स अमाउंट होंगी, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आपको मिल रही होंगी। तो ग्रांट्स भी नॉर्मली हमारी इनकम्स होती हैं, बट अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन जाएंगी, मतलब किसी नॉन करंट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपको मिल गई हैं, तो तब आप उसे कैपिटलाइज करेंगे, मतलब वो आप उसे एसओएफपी में लेके जाएंगे, अदरवाइज वो इनकम में ही रहेगी। एंट्रेंस फी मींस कि जिस तरह आप सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, इस तरह एंट्रेंस फी भी होती है कि आप उसके
एनजीओ की जो बिल्डिंग है, प्रेमिसेस है, उसमें एंटर होने के लिए अगर आपसे कोई पेमेंट ली जा रही है वो भी एंट्रेंस फी होगी, या आपकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो इनिशियल पेमेंट होती है, दिस इज आल्सो रिकॉर्डेड एज एंट्रेंस फी। जो इनिशियल पेमेंट टू गेट रजिस्ट्रेशन एज अ मेंबर, वो भी आपकी एंट्रेंस फी होती है कि वो कहें जी इतनी आप अमाउंट पे करेंगे और उसके बाद आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ये पे करेंगे। तो जो फर्स्ट अमाउंट है टू गेट द रजिस्ट्रेशन वो एंट्रेंस फी हो जाएगी और दूसरी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। तो एंट्रेंस फी इज आल्सो एन इनकम और ये डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगी एज एन इनकम। नाउ द नेक्स्ट इनकम और रिसीट इज द डोनेशन। और डोनेशन को स्पेसिफिकली मैंने अलग कर दिया है क्योंकि डोनेशंस की दो टाइप्स हैं और यहां पे आपको वो ग्रांट वाला पॉइंट भी समझ आ जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशंस। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डोनेशन और जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन जो होती है वो आपको डोनेशन दे दी, नो स्पेसिफिक पर्पज है उसका, वो डायरेक्टली आपकी इनकम है, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी और यही रूल आप ग्रांट पे भी अप्लाई करेंगे। लाइक मैं आपको डोनेशन दे देता हूं, आपकी चैरिटी है, मैं आपको डोनेशन दे देता हूं और मैं कहता हूं कि ये लें जी मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन। मैं उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करता, मैं कह देता हूं बस ये मेरी तरफ से आपकी सपोर्ट के लिए ये कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें क्योंकि आपकी मर्जी है, आप उसको जैसे मर्जी यूटिलाइज करें, तो ऐसी डोनेशन को हम ऑर्डिनरी डोनेशन कहते हैं और वो डायरेक्टली आप उसे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम रिकॉर्ड करेंगे। बट कुछ डोनेशंस होती हैं जो स्पेसिफाइड कर दी जाती हैं कि आपने इस पर्पज के लिए यूज करनी है। ठीक है, ऑर्डिनरी डोनेशंस का मैं आपको बता दूं ये अनकंडीशनल होती है, ये दोबारा बता रहा हूं आपको, अनकंडीशनल होती है, बस दे दी जाती है और जैसे मर्जी वह नॉन प्रॉफिट एनपीओ यूज करे, कोई उस पर कंडीशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये ऑर्डिनरी डोनेशंस विल बी कंसिडर एज इनकम एंड रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी डोनेशंस होती हैं वो स्पेसिफिक डोनेशंस होती हैं। अदर डोनेशंस आर स्पेसिफिक डोनेशंस, उनमें एक स्पेसिफिक मोटिव डिस्क्राइब किया जाता है कि ये इस पर्पस के लिए, और वो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होती हैं, लाइक टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेसिफिक बिल्डिंग, टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेसिफिक हाउस, टू कंस्ट्रक्ट टू बाय अ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। तो इस टाइप के लिए होती हैं, स्पेसिफिक पर्पस होता है, स्पेसिफिक यूज होता है। तो यू विल नॉट रिकॉर्ड सच काइंड ऑफ डोनेशंस एज एन इनकम और इनको आप कैपिटलाइज करेंगे और इसको एक्यूमुलेटेड फंड, जो कि एक्यूमुलेटेड फंड भी मैं बार बार बोल रहा हूं तो यहां आपको सिंपल बता दूं कि इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फाइनेंस बाय। जैसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस जो होते हैं उनमें हम फाइनेंस बाय बनाते थे, तो नॉन प्रॉफिट में उसकी जगह एक्यूमुलेटेड फंड आएगा, मतलब जो कि हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए और उसकी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो वो स्पेसिफिक पर्पस जितनी भी डोनेशंस होंगी वो पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड आएंगी, उन्हें हम एक्यूमुलेटेड का फंड का पार्ट शो करेंगे, यानी कैपिटलाइज कर देंगे उन्हें अगर स्पेसिफिक पर्पस। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में डोनेशन अगर कुछ नहीं उसके साथ डिफाइन तो वो ऑर्डिनरी डोनेशन है, अगर वो स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन होगी तो उसके साथ डिफाइंड होगी उसकी रीजन कि वो स्पेसिफिक डोनेशन है। अगर वो डिफाइन होगी तो देन वी विल कैपिटलाइज दैट डोनेशन एंड include in the accumulated fund portion of SOFP. Life membership. Life membership is different from annual subscription. Life membership ये होती है कि आप एक ही दफा में लाइफ टाइम मेंबरशिप गेट कर लें, एक ह्यूज अमाउंट पे करें जो एनुअल सब्सक्रिप्शन से ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कई टाइम ज्यादा होगी, तो वो आप यू विल पे द दूसरा एट रजिस्ट्रेशन स्टेज अ ह्यूज अमाउंट टू गेट द लाइफ मेंबरशिप, और उसके बाद होल लाइफ के लिए आप फर्दर उन्हें कुछ नहीं पे करेंगे, लेकिन वो आपकी लाइफ के लिए आपको फैसिलिटेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप। और लाइफ मेंबरशिप के केस में क्वेश्चन में लाइफ को डिफाइन करेगा वो आपको कि लाइफ मींस कितने ईयर्स तक के लिए वो है। नॉर्मली 14 ईयर्स या 25 ईयर्स डिफाइंड होते हैं कि 25 ईयर्स को लाइफ कंसीडर किया जाएगा, मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन पे की गई है ये 25 ईयर्स के लिए है या 14 ईयर्स के लिए, जो भी लाइफ स्पैन उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ, क्योंकि लाइफ स्पैन अनलिमिटेड नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ ईयर लाइफ होती है। तो वो लाइफ मेंबरशिप अगर गेट कर ली है तो वो लाइफ मेंबरशिप जो है उसको इमीडिएटली कैपिटलाइज कर दिया जाता है, लायबिलिटी के तौर पे शो किया जाता है, फाइनेंस मतलब एसओएफपी में शो किया जाता है,
और उसमें से जो कुछ प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, ये जो वन टाइम पेमेंट होती है फॉर होल लाइफ ऑफ द मेंबर, तो ये वन टाइम पेमेंट होती है। और उसमें मैं आपको बता रहा था कि इसको हम एक तो पहले मैं ये 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये पहले एक्सप्लेन कर लूँ। वन टाइम पेमेंट है फॉर होल लाइफ एंड लाइफ विल बी डिफाइंड इन द क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिया, लाइफ डिफाइन होगी। एंड डिस्ट्रीब्यूट इनकम ओवर लाइफ ऑफ द मेंबरशिप, ये जो भी लाइफ है, ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है और लाइफ जो है उस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसका तरीका ही मैं समझाने लगा था अभी आपको कि लाइफ मेंबरशिप को आप इमीडिएटली लायबिलिटी सेक्शन में शो करेंगे एसओएफपी में, ठीक है, और उसको फिर ईयर बाय ईयर उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के वो आप इनकम बनाते रहेंगे। और वो जो पोर्शन निकालेंगे उसे ही मैं लिख रहा हूं यहां पे, डिस्ट्रीब्यूट इनकम ओवर द लाइफ, और उसको निकालने का यानी एनुअल जो आपकी इनकम बनेगी उसको निकालने का ये फॉर्मूला होगा लाइफ मेंबरशिप ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। यानी जो आपकी लाइफ मेंबरशिप है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो वो आपकी 1 साल की इनकम आ जाएगी। उतना पोर्शन आप उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम रिकॉर्ड कर देंगे और रेस्ट ऑफ अमाउंट विल बी शोन इन द लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द एसओएफपी। ठीक है, यहां मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि कुछ लोग उसको लायबिलिटी सेक्शन में रिकॉर्ड करते हैं और कुछ उसे जो लाइफ मेंबरशिप की रिमेनिंग अमाउंट होती है उसे लायबिलिटी सेक्शन यानी नॉन करंट लायबिलिटीज में शो कर देते हैं, और कुछ लोग उसे एक्यूमुलेटेड फंड का पार्ट बना देते हैं। तो बोथ ट्रीटमेंट्स आर एक्सेप्टेबल, बट बेटर यही है कि आप उसे लायबिलिटी सेक्शन में शो करें क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड फंड नहीं है, वो बाद में आप उसको वन बाय वन ईयर बाय ईयर आप उसको यूज करते जा रहे हैं। तो वो एक किस्म की आपको इनकम इन एडवांस मिल गई हुई है ज्यादा लंबे अरसे के लिए, यानी 5, 10, 20 ईयर्स के लिए आपने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली है, और देन आप उसमें से हर ईयर की जो रेलिवेंट इनकम है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते जा रहे हैं। और दिस इज द पॉइंट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड, रिमेनिंग अमाउंट विल बी शोन एज लायबिलिटी इन एसओएफपी। तो ये मैंने आपको बता दिया क्यों शो करते हैं, क्योंकि वो एक इनकम इन एडवांस आपको मिल गई है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसमें से आप ईयर बाय ईयर जितनी इनकम रेलिवेंट होती जाएगी मतलब वो आप ट्रांसफर करते जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और रिमेनिंग अमाउंट विल बी शोन एज अ लायबिलिटी इन एसओएफपी। इन्वेस्टमेंट इनकम, this is another type of income which may earn by the non profit organization। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको कहा उसको प्रॉफिट्स चाहिए, उसको अपनी एक्टिविटीज को रन करने के लिए फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज भी साथ साथ कर रहे होते हैं जहां से उनको प्रॉफिट्स या अर्निंग्स होती रहे, क्योंकि सब कुछ डोनेशंस पे या मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन पे नहीं चलाया जा सकता। तो कुछ वो अपनी एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं ताकि उनके अपने भी सेविंग्स जनरेट होती रहे, अपने भी इनकम्स जनरेट होती रहे। तो उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम है, उसमें आ जाती है बाय शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज एंड गेट डिविडेंड्स। किसी लिमिटेड कंपनी के सक्सेसफुल लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बाय कर लें, उनसे डिविडेंड ले लें, मिले उनको वहां से, ठीक है, मींस बाय शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज एंड गेट डिविडेंड्स, यानी किसी भी लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बाय करें और वहां से उनको डिविडेंड मिलता रहे साथ साथ, तो ये उनकी एक इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगी और दिस विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एन इनकम। दूसरा हो सकता है कि रेंट आउट प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है विच इज ओन्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और वो रेंट पे देके वहां से रेंटल इनकम लें, दिस इज अनदर इनकम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कि जो आपके पास एक्यूमुलेटेड फंड आया उसमें से कुछ उठा के आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स करवा दिया हुआ है और उस पर आपको ईयर बाय ईयर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो दिस इज अनदर इनकम एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। तो ये तीनों इनकम्स जो हैं आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम्स है कि आपने किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर दी है, किसी और फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर दी और वहां से आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हो रही है। Profit from this is the an other source of income. Profit from small trading activities, कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कुछ स्मॉल ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, वहां से इनको प्रॉफिट हो जाता है। वो स्मॉल ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं कैफे,
कि जैसे उन्होंने कैफे बनाया हुआ, जिम खाना में जाते हैं वहां पे आपको कैफे है, रेस्टोरेंट है, तो वहां से उनको दूसरा क्या कहते हैं, प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। फिर बार्स, चॉकलेट बार हो गया, कॉफी बार्स हो गई, इस तरह की बार्स, वहां से उनको प्रॉफिट जनरेट हो गया। फिर उसके बाद कैंटीन, मतलब वो बार्स, कैंटीन, कैफे, सिमिलर चीजें हैं, तो ये इनके थ्रू कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज के वहां पे आप गुड्स सेल करते हैं, चीजें सेल करते हैं लोगों को, और वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है और वहां से आपको प्रॉफिट हो जाता है, और वो प्रॉफिट भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एन इनकम, के जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जो इनको प्रॉफिट्स हो रहा है वो भी इनकम रिकॉर्ड होगा। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, कॉम्पिटिशंस, तो उसके अलावा आप कोई मैच कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, तो कंपटीशन कर रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके आपने टिकट सेल किए, वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इनकम, एंड ये आपकी एक किस्म की ट्रेडिंग एक्टिविटीज टाइप में हो गई या बिजनेस एक्टिविटीज हो गई कि वहां पे आप चीजें बेच रहे हैं और वहां से आपको प्रॉफिट्स हो रहा है, तो ये आपके प्रॉफिट्स हो गया डिफरेंट एक्टिविटीज से, तो ये भी आपकी इनकम कंसिडर होंगी। इसमें बेसिकली कैफे, बार और कैंटीन जो है वो बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, वहां से आप चीजें बेचते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपकी गुड सेलिंग एक्टिविटीज को ट्रेडिंग कहते हैं, तो वहां से जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा और वो आपकी इनकम कंसिडर होगा। और उसके अलावा आप टिकट्स वगैरह सेल करके यहां से भी रेवेन्यू, ये सर्विस एक्टिविटीज होंगी कि आप लोगों को कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर दें, कोई मैचेस ऑर्गेनाइज कर दें और वहां से आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके टिकट सेल करें, और टिकट सेलिंग से जो आपको रेवेन्यू होगा वो भी आपकी इनकम कंसिडर होगी। अब एट द एंड मैं आपको टर्म्स वेरिएशन समझाता हूं कि नॉन प्रॉफिट और बिजनेस, जो बिजनेसेस हैं यानी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं, उनकी कुछ टर्म्स की भी वेरिएशंस हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इक्विटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूमुलेटेड फंड। आई हैव एक्सप्लेन्ड कि इक्विटी जो ऑनर इन्वेस्टमेंट होती है उस वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस में होती है, और इसमें जो सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट आती है उसे एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं, क्योंकि वो सेटअप पर्पस के लिए होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर in profit making business, but here surplus of income over expenditures, this is called the replacement term of profit for the year, surplus of income over expenditure. And loss for the year in non-profit and in profit making businesses, loss for the year, कि अगर loss हुआ तो loss for the year होगा, but here we will write the deficit of income over expenditures, यानी ये डेफिसिट होगा इनकम का ओवर एक्सपेंडिचर्स, तो ये आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लॉस को डेफिसिट कहेंगे और प्रॉफिट को सरप्लस कहेंगे। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक डेफिनेशंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी मैंने एक्सप्लेन की हैं। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टर्म्स, you can ask me on my WhatsApp number. You can contact me through comment section of this video, or on my Insta ID, or on my Facebook page. But you should clear the definitions or and explanation of these terms before moving to the calculation and accounting records of the non-profit organizations. तो इसको मैंने कोशिश की है कि आपको ये टर्म समझा दूं। अगर इनमें थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे वहां पे भी समझ आ जाएगी, बट उससे पहले कोशिश करें कि आप यहीं पे इसको टर्म्स को क्लियर करें, क्योंकि ये टर्म्स यहाँ पे क्लियर होना बहुत जरूरी है, फिर ही आपको अगला टॉपिक समझ आएगा। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको आई हैव एक्सप्लेन्ड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड व्हाट इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, and income and expenditure account, basic concept and difference between profit making and non-profit making businesses. Please subscribe my channel, and if you need practice questions, you have to you can visit my website www.atpworld.net. Till next lecture, which in that lecture I will explain the accounting statements and accounting documents or financial statements which will use to record the
transactions which will be available in the question, तो वो हम डिस्कस करेंगे उनको। तो अभी तक हम इस लेक्चर में यही डेफिनेशंस ही हमने डिस्कस करनी थी। तो टिल दैट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।